नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम जो देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो यूपीपीसीएस बार बार एग्ज़ाम में पूछता है, तो उसको एक बार हम देखेंगे इस वीडियो में। और बहुत सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले आपको आर्टिकल याद होने से पहले सबसे पहले 22 भाग संविधान में दिए गए हैं, उनको आपको याद करना है। 12 अनुसूची आपको याद करनी है, क्योंकि अगर आप 22 भाग याद करेंगे, अनुसूची याद करेंगे, तो आर्टिकल याद करने में आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि 22 भाग के अंदर ही वे आर्टिकल दिए गए हैं। जैसे भाग 1 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 2 में नागरिकता है, 5 से लेकर 11 तक उसमें आर्टिकल है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जिसमें 12 से लेकर 35 तक याद करने हैं आपको। भाग 4 में आपके डीपीएसपी है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो उसमें 36 से 51 तक आर्टिकल है। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य हैं, जिसको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के माध्यम से जोड़ा गया था 42 अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से। इसमें एक ही आर्टिकल 51 है, मूलतः 10 आर्टिकल थे। एक आर्टिकल 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया, शिक्षा वाला। तो हम इसको सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 1 से लेकर 51 तक तो आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। मैं बेशक इस वीडियो में कराऊं या ना कराऊं, यह आपकी जिम्मेदारी है कि 1 से लेकर 51 तक आर्टिकल आपको कंठस्थ होने चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ। उसके बाद आपको इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन उपबंध होते हैं 352 से लेकर 360 तक, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। एक राजभाषा संबंधी आयोग है, मतलब भाग है, भाग 17 में, जिसमें 343 से लेकर 351 तक उसमें है। तो ये आपको आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, राज्यपाल से रिलेटेड है, कुछ राष्ट्रपति से रिलेटेड है। तो हम चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए अनुच्छेद 1 आप देखेंगे। अनुच्छेद 1 में क्या है कि संघ का नाम और क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है, कि संघ का नाम भारत का नाम भारत होगा, इंडिया होगा। तो भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल, इसमें 1 और 3 इंपॉर्टेंट है, आप देखना। भाग 1 को हम पहले देख रहे हैं। तो आर्टिकल 3 में है कि नए राज्यों का गठन आपको कैसे करना है, विद्यमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि किसी भी राज्य का गठन कैसे होगा। 2 राज्यों को आपस में जोड़ के नए राज्य गठन कर सकते हैं। 2 राज्यों का थोड़ा थोड़ा पार्ट उनसे अलग करके राज्य बना सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें दे रखी है, कैसे सीमाओं का नाम, सीमाएं बदलनी है, नाम में परिवर्तन करना है। तो ये सब चीज़ें आपके आर्टिकल 3 में है, तो ध्यान रखना। राज्यों का गठन के बारे में आर्टिकल 3 में है। भाग 2 में नागरिकता है, जिसमें 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल दिए गए हैं। भाग हम एक अलग वीडियो में समझेंगे, आज इस वीडियो में हम केवल आर्टिकल देख रहे हैं। तो आर्टिकल 10 है, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। आर्टिकल 11 में है, संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करेगी। मतलब संसद कानून बना सकती है कि नागरिकता से रिलेटेड। तो आर्टिकल 11 में है। भाग 3 जैसे आपको पता है कि मौलिक अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट संविधान का भाग है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स है, जिसके हनन पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हम जा सकते हैं। हाई कोर्ट अगर जाएंगे आप तो 226 के माध्यम से जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट अगर जाएंगे तो 32। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करता है इस संबंध में। तो किस का क्षेत्राधिकार रिट के मामले में बढ़ा है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अगला आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 13, देखिए सबसे पहले आर्टिकल 12 की हम बात करेंगे। तो आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा दे रखी है कि राज्य में कौन कौन शामिल होता है। तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। तो आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 13 में लिखा है कि कोई भी विधि अगर मूल अधिकारों का हनन करेगी तो उस मात्रा तक उसको अवैध घोषित कर देगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जिस मात्रा तक वो आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है। तो आर्टिकल 3 में क्या है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका हनन करने वाले जो कानून होंगे उसको अवैध घोषित कर देगी। ठीक है, यानी कि अगर कोई विधायक ने कानून बनाया और उसका 20% भाग फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, मतलब प्रभावित कर रहा है, तो 20% तक का हिस्सा अवैध शून्य घोषित हो जाएगा। तो आर्टिकल 14 क्या है,
कानून के समक्ष समानता है। आर्टिकल 14 की परिभाषा अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो दो शब्द इसमें लिखे गए हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो आर्टिकल 14 है। अभी हम डिटेल से नहीं पढ़ रहे, केवल हम मोटा मोटा आइडिया इसमें देख रहे हैं कि आर्टिकल 14 में क्या है। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, मूल वंश के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, लिंग के नाम पे हो या जन्म स्थान के आधार पे हो। तो किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में क्या है कि सभी व्यक्ति के लिए रोजगार में अवसर की समानता होगी। तो आर्टिकल 15 और 16, 15(4) और 16(4) में ही रिजर्वेशन के बारे में चर्चा इसमें लिखा गया किया गया है। तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि कौन से प्रावधान, जैसे पीसीएस ने ही अभी शायद 2023 से 24 में पूछा है कि रिजर्वेशन का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, या शायद आरओ में पूछा गया है। तो आप ध्यान रखना। तो 15(4) और 16(4) में रिजर्वेशन का प्रावधान है। 15(4) में शिक्षा से संबंधित है और आर्टिकल 16(4) में रोजगार, नौकरी में आरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का उन्मूलन है, अनटचेबिलिटी का ये विरोध करता है कि देश में किसी प्रकार की छुआछूत नहीं होगी। जो समाज के डिप्राइव्ड क्लास है, वंचित वर्ग है, उनका सामाजिक आर्थिक रूप से शोषण पूर्व में किया गया है, तो अब मना है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से हम इसको लागू करा सकते हैं। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन है। आर्टिकल 18 है उपाधियों का उन्मूलन, मतलब किसी भी प्रकार की उपाधि कोई व्यक्ति धारण नहीं करेगा सिवाय शिक्षा के। जैसे उपाधि कौन कौन सी, जैसे प्राचीन समय में या मतलब आज भी जो थोड़े पिछड़े इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर बहुत सारे उपाधि चलती है, जैसे राय बहादुर, दीवान बहादुर, जमींदार। तो ये सारी उपाधि क्या है, ये कोई विशेष मतलब विशेषता को सूचित करते हैं ये सब उपाधियाँ। तो इनसे है ना समाज में भेदभाव की आशंका रहती है। तो उपाधि, इस तरह की उपाधि कोई नहीं लगाएगा। जैसे यानी ब्रिटिश साम्राज्य उपाधि बहुत सारी देता था, केसरी हिंद की उपाधि, इस तरह की उपाधि। तो ये उपाधि का अंत करता है। और कुछ उपाधि की हम इस्तेमाल इसका कर सकते हैं, वो भारत सरकार या राष्ट्रपति की हमें उसमें अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। तो आर्टिकल 19 अब पढ़ेंगे। आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आपको जो बोलने की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 ही देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब आपको कुछ भी का मतलब प्यारे साथी, और लिमिटेशन उसमें होती है। जो हमारे फंडामेंटल राइट है वे बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें रिस्ट्रिक्शन है। तो आप ध्यान रखना कि आज़ादी हमारी वहीं तक है जहाँ तक दूसरे की आज़ादी बाधित न होती हो। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि हमें कुछ भी करने का अधिकार है। नहीं, कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। हमारे अधिकार वहाँ सीमित हो जाते हैं जहाँ दूसरे की आज़ादी हमारे अधिकारों से मतलब उसका अतिक्रमण कर जाती है। तो बात समझे आप। तो आर्टिकल 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और उसमें छः इसमें और मतलब आपके सब अधिकार है। कौन कौन से देखिए, 6 आपको याद करना है। इसमें आपको एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूँ, आप देखते हैं कि आप उस चीज़ को पकड़ते हैं नहीं। तो आर्टिकल 19(1) में क्या है कि वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आपको कुछ भी अपना विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है। आपको प्रेस की स्वतंत्रता है, आप बातचीत कर सकते हैं, कोई लेख लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 19(1)(b) में क्या है, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता आपको है। मतलब आप कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं, कहीं इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन आपको हथियार नहीं लेने हैं। सब पे रिस्ट्रिक्शन है। तो आर्टिकल 19(1)(c) में क्या है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, मतलब संगम, संघ, सहकारी समिति, ये सब बनाने की आपको स्वतंत्रता है। सहकारी समिति का प्रावधान जोड़ा गया था 57वां संविधान शोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से। आर्टिकल आप ध्यान में रखना, इसका 19(1)(c) है। और भाग कौन सा है संविधान का, 9 में तो नगर पालिका है, 9(a) नगर निगम है, सॉरी 9(a) में पंचायत है, 9(a) नगर पालिका है, 9(b) में सहकारी समिति है। तो आर्टिकल 9(b) आपको ध्यान में रखना है। तो 19(1) है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। तो पूरे देश में आपको कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(1)(c) मतलब डी, ये डी है ना, ABCD, ये डी 19(1)(d). तो आपको ध्यान में रखना है, पूरे देश में अगर आपको कहीं घूमना है
तो घूम सकते हैं आप पूरे देश में, आप कहीं भी घूम सकते हैं पूरे देश में, आप कहीं भी स्थायी या अस्थायी रूप से बस सकते हैं। अब देखिए 19(1)(g है, तो आप इसको एक बार देखें, फिर मैं आपको इसमें एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी पेशा अपनाने या कोई उपजीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता इसमें है। मतलब कोई भी आप व्यापार कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। कुल मिला के ये है कि आप कहीं घूम सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, कोई सहकारी समिति बना सकता है, कोई संगठन बना सकते हैं, कहीं पूरे देश में स्थायी या अस्थायी रूप से बस सकते हैं, तो ये सब कर सकते हैं। तो इसमें एक बात बताइए, हम इसमें आर्टिकल 19(1) में तो क्या है कि हम पूरे देश में कहीं घूम सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए, अगर हमें विदेश में घूमना हो तो क्या आर्टिकल 19 को संरक्षण करेगा? नहीं। आर्टिकल 21 में प्रावधान है कि पूरे विश्व में घूम के हम भारत आ सकते हैं, तो विदेश में भ्रमण का अधिकार और वापस आने का अधिकार आर्टिकल 21 संरक्षण करता है। तो आर्टिकल 21 को आपको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 21, और बहुत ही ज़्यादा है। इसमें तो बहुत ही खतरनाक चीज़ें इसमें लिखी गई हैं आर्टिकल 21 में। आप इसको बहुत डिटेल से अगर आप पढ़ोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, गदगद हो जाओगे आप आर्टिकल 21 को पढ़ के। तो बस अभी हम फिलहाल इसमें भी केवल तो संक्षिप्त में देखेंगे, क्योंकि हम केवल आर्टिकल का एकदम समरी ले रहे हैं। बाद में डिस्कस करेंगे आर्टिकल 21, मतलब पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या है, कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, विधि की विधिवत प्रक्रिया क्या है, मतलब इनमें दो अंतर है। जो अंतर बताएगा कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, अगर किसी को पता है, आइडिया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो बताना। तो आपने देखा 19, आपने पढ़ा कि 19 में आपने ये सब है। आर्टिकल 21 आप देखें, 21 देखते हैं हम, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। मैं केवल इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, और इसके अलावा एक वीडियो मैं लेकर आऊँगा जिसमें 1 से लेकर 395 तक जो आर्टिकल है वे सारे ही उसमें डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 21 में क्या है कि सभी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 21 में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैविक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब अगर किसी व्यक्ति के हमें प्राण या दैहिक स्वतंत्रता को सीमित करना है तो कानून बना के हम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर कानून में नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 21(a) 21(a) में क्या है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो 21(a) में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। 86वां संविधान शोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल 23 में क्या है, मानव तस्करी और बलात् श्रम का प्रतिषेध। तो आर्टिकल 23 मानव तस्करी और बलात् श्रम का प्रतिषेध आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 24 है कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है, मतलब बच्चों को कारखानों में नहीं लगाएंगे, उनका मना है। अब आप आर्टिकल 25 देखिए, आर्टिकल 25 से 28 तक है आपकी धर्म की अबाध रूप से मानना, मतलब धर्म की स्वतंत्रता है कुल मिला के 25 से 28 तक। तो 25 में क्या है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण प्रचार, मतलब आप अपनी मर्जी से धर्म, कोई भी धर्म मान सकते हैं आप। धर्म माने, धर्म न माने, आपकी मर्जी है। आप आस्तिक हो नास्तिक हो तो आपको फ्रीडम है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी अन्य विचार या संस्था का मतलब उनका अधिकारों का हनन करें। तो आर्टिकल 25 है कि आप अपनी मानिए और लोग अपने धर्म को मानेंगे। तो आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 29 है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। आर्टिकल 30 है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और प्रशासन करने का अधिकार है। देखिए आपको लग सकता है कि इन्फॉर्मेशन बहुत शॉर्ट में यहाँ पे दी जा रही है, क्योंकि केवल हम आर्टिकल को देख रहे हैं एक बार, क्योंकि एक आर्टिकल पे अगर हम बात करेंगे तो लगभग 20 से 25 मिनट तो आराम से जाएगी। तो हम केवल आर्टिकल देख रहे हैं कि आर्टिकल 30 में क्या है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का उनका अधिकार है, उनका प्रशासन करने का अधिकार है। और आर्टिकल 32 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, क्योंकि आर्टिकल 32 ही वह अधिकार है जिसके माध्यम से हम अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट जाने के लिए हमें 226 का प्रयोग करना पड़ेगा। आर्टिकल 226 ध्यान में रखना है। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो 32 है, हाई कोर्ट जाएंगे तो 226 है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए निर्देशक सिद्धांत देते हैं, इसको बोलते हैं DPSP।
देखिए कितना खतरनाक नाम है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका उद्देश्य क्या है? लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। कई बार पूछा है एग्जाम में कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, तो उसमें लिखता है कि राजनैतिक उद्देश्यों को बढ़ाना है, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना है, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। तो ये सब पूछता है एग्जाम में। तो आर्टिकल 38 में ही देखिए 36 से 51 तक आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और 36 में राज्य की परिभाषा दे रखी है। और राज्य की परिभाषा कौन सी है यहाँ पे? जो आर्टिकल 12 में है, जो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है, वही परिभाषा आर्टिकल 36 में है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और इस पर एक हम अलग से वीडियो ले आएंगे, निर्देशक सिद्धांत की, मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इस पर अलग से वीडियो लाएंगे। इसका सारे आर्टिकल हम पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से सवाल बहुत पूछता है। पीसीएस ने कई बार एग्जाम में पूछा है यहाँ से। तो आर्टिकल 38 क्या है? राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। 39 एक कई बार पूछा है कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रोवाइड करेगा राज्य। ग्राम पंचायतों का गठन, ये तो मतलब 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है कि आर्टिकल 40 में क्या है। आर्टिकल 40 यहाँ से इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 44 जो नागरिक संहिता की बात कर रही है, तो वो यहाँ से बात करते हैं। मतलब इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का, कि राज्य इनको लागू कराएगा, ठीक है, इन पर कानून बनाएगा। इनका मतलब क्या है? इनका है नागरिकों का यहाँ से सामाजिक और कल्याण बढ़ेगा अगर इन प्रावधानों को लागू करेंगे गवर्नमेंट। बाध्यकारी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट अपना आप इनिशिएटिव पहल करते हैं। जैसे सम्मान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता का हमारे देश में कानून है, जिसको नालसा बोलते हैं। जो गरीब या वंचित वर्ग के लोग हैं, वे निःशुल्क कानूनी सहायता पाने के हकदार हैं। हमारे देश में कानून है, उसमें शायद जो उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें देखिए, अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे। राज्य के निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से वह कानून बनाया गया है। तो आपने देखा आर्टिकल 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। आर्टिकल 44 क्या है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। और ये आपके देखिए लैंग्वेज बदली। आर्टिकल आप 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पढ़ेंगे, तो उसमें बड़े पैमाने पर चेंज किया गया था, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन आप बस इतना ही ध्यान रखिए इसमें कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, मतलब जो 6 वर्ष से कम के बच्चे होंगे उनके लिए शिक्षा, उनकी देखरेख का हम प्रावधान करने का प्रयास करेंगे। राज्य प्रयास करेगा ऐसा। आर्टिकल 46 में SC और ST और अन्य पिछड़ा वर्ग या कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का राज्य प्रयास करेगा। अब देखिए ये 2 आर्टिकल है, ये एग्जाम में कई बार पूछा। यूपीएससी ने पूछा था इसमें से आर्टिकल 50 पूछा, यूपीएससी ने पीसीएस ने पूछा, और कई राज्यों की परीक्षाओं में पूछा गया आर्टिकल 50 क्या है। तो आर्टिकल 50 ही कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग होंगे। आपको पता है कि सरकार के अंग होते हैं 3, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग होने चाहिए, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे, उस पर कोई दबाव ना हो। तो आर्टिकल 50 ही कहता है, आर्टिकल 50 में लिखी है। तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना है साथियों। आर्टिकल 51 क्या है? कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का हम प्रयास करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट ना आर्टिकल, इसमें से आपको 4 आर्टिकल जरूर याद करने हैं। देखिए, एक तो आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 50, 51 और आर्टिकल 44। मेरा मानना तो यही है, आपको 36 से लेकर 1 से लेकर 51 तक ही आपको कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर बहुत सवाल पूछता है, ऐसे भर भर के सवाल आते हैं। अब देखिए अगला जो भाग है, भाग 4 है, मौलिक कर्तव्य है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कब जोड़ा गया है। 1976 में जोड़ा गया है। किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया है मुझे बताना आप। आर्टिकल इसमें एक ही आर्टिकल है 51 है, मौलिक कर्तव्य के बारे में दिखा है। 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में हैं। तो चलिए अगले आर्टिकल देखते हैं कि भाग 5 में संघ के बारे में, संघ सरकार कैसी होगी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 72 72 है। राष्ट्रपति को क्षमादान आदि देने की शक्ति है। कुछ मामलों में सजा को निलंबित और माफ करने का अधिकार है। मतलब राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 72 में है। आर्टिकल 74 में क्या है? कि एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी। आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 76 में क्या है? भारत के महान्यायवादी है।
तो 176 आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को सूचना देना आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य होंगे, 78 में है। और 85 में संसद के सत्र सत्रावासन और विघटन, मतलब संसद का सत्र कैसे चलेगा, विघटन कैसे होगा, तो ये सब चीज़ 85 में है। आर्टिकल 100 में क्या है, सदनों में मतदान और रिक्तियों के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। तो सदनों में मतदान कैसे होगा, तो आर्टिकल 100 में इसमें लिखा है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है वो जॉइंट सिटिंग का है। इसमें कई बार एग्जाम में पूछा है जॉइंट सिटिंग का प्रावधान, मतलब संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 108 को आपको ध्यान में रखना है। और 109 है। देखिए इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप चाहे तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हालांकि आपके पास एम लक्ष्मीकांत बुक होगी ही, सभी के पास होती है बुक एम लक्ष्मीकांत, तो वहाँ सब आर्टिकल दे रखे हैं। तो आर्टिकल 109 में आप देखेंगे धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। मेरा काम है कि आपको ये बताना कि क्या चीज़ आपको फोकस के माध्यम से पढ़नी है, जहाँ से एग्जाम में सवाल पूछता है। देखिए पूरी बुक है, पूरी बुक 100% है पूरी। इस बुक में क्या क्या फोकस एरिया होना चाहिए, एक मतलब आपका जो मार्गदर्शक होता है उसका काम यही होता है कि आपको हाईलाइट कर देता है चीज़ों को, कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है, ये ध्यान की चीज़ है, फोकस की चीज़ है। क्योंकि जब आप पहली दूसरी बार किताब पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हमें इसमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और हमें ये नहीं पता होता है कि इसके जो की पॉइंट है या की जो इसके जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या क्या है, किस पे हमें ध्यान रखना है। तो एक मार्गदर्शक, एक टीचर, एक साथी, एक सारथी का काम यही होता है कि आपको ये बताना कि ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आपको पढ़ना है। तो मेरा उद्देश्य केवल यही है कि आपको ये बताना कि जब आप बुक्स पढ़ें तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है बुक्स पढ़ते वक्त। और ये मैं आपको किस बेस बता रहा हूँ, मैं पिछले साल के पेपर को पढ़ के आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा समय मैं आपको बचा रहा हूँ। देखिए आर्टिकल 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा इसमें दी गई है, कई बार पूछा गया है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में है। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब है बजट, पूछता है कि एग्जाम में कि बजट किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 112 में बजट की परिभाषा, बजट कैसे पेश करेंगे सब है। एग्जामिनर यहाँ पे फंसाता है, पूछता है, यूपीएससी ने पूछा और मुझे लगे पीसीएस ने भी किसी एग्जाम में पूछा था। संविधान में बजट शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। संविधान में जो लिखा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति की सहमति से संसद के सदनों में पेश किया जाएगा, तो आर्टिकल 112 आप ध्यान में रखना है। आर्टिकल 123 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो आपको मतलब देखिए अगर आप पॉलिटी के अच्छे विद्यार्थी हैं तो 395 आर्टिकल में से आपको बहुत सारे आर्टिकल तो ये याद होने ही चाहिए। कुछ आर्टिकल छोड़ दूँ तो बाकी आर्टिकल आपको कंठस्थ याद होते ही हैं, क्योंकि 123 आप कितने आर्टिकल 400 आप लो ने रट्टा मार दो, याद हो जाएंगे। आप बार बार इनको पढ़ो तो आपको याद हो जाएंगे। कई एग्जाम में आर्टिकल सीधा पूछता है, पीसेस कई बार पूछता है, मतलब राज्यपाल से रिलेटेड इतने आर्टिकल वो पूछता है। 2024 में पूछा, 25 में पूछा, 23 में पूछा, उससे पहले वो पूछते हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, मतलब बहुत आर्टिकल ये पूछते हैं। आर्टिकल आप देखिए 123 में क्या है, ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करेगा, अध्यादेश जारी करेगा। तो आपने 123 देखा। 139 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है। आर्टिकल 141 में क्या है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने निर्णय दिए हैं वो अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। और 143 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है, 143। देखिए एक तो 143 है, एक 142 है, इनमें आप अंतर समझिए। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया 142। सबसे पहले 143 की बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श राष्ट्रपति कर सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया परामर्श या सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया सलाह राष्ट्रपति को बाध्यकारी है? मुझे कमेंट में बताना। नहीं है दोस्तों, राष्ट्रपति मान भी सकता है और नहीं भी। तो 142 में क्या है, 142 तो इतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, मतलब और बहुत विवादित भी है। इसी आर्टिकल को लेके मतलब इतना विवाद है कि लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने
अधिकार क्षेत्र का मतलब आगे बढ़ के फैसले ले रहा है, आगे बढ़ के बैटिंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि संपूर्ण न्याय, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कानून में नहीं लिखी हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने वे आई। अब न्याय सुप्रीम कोर्ट करना है तो 142 के तहत संपूर्ण न्याय सुप्रीम कोर्ट प्रदान कर सकता है, तब तक जब तक विधायी का कानून न बना दे। तो बस ये ध्यान में रखना, 142 का है संपूर्ण न्याय, संपूर्ण न्याय शब्द आएगा वहाँ पर एग्जाम में। तो संपूर्ण न्याय आपको ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 142 और बहुत चर्चाओं में रहता है। करंट अफेयर में आपने कई बार पढ़ा होगा, करंट अफेयर में आप बहुत बार पढ़ सकते हैं 142 संपूर्ण न्याय के बारे में। तो आपने देखा 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में 148 में है। और यहाँ पे एग्जामिनर एक गेम और खेलता है कि हमें पता है कि 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और सत्य किस आर्टिकल में है और उसमें नीचे आर्टिकल देता है 148, 147, 149, 150। तो 148 हम टिक लगा देते हैं, क्योंकि हम एक ही आर्टिकल पढ़ते हैं 148, और हर बार एग्जाम यहाँ पे फंसाता है कि 149 में शक्ति एवं कार्य हैं, नियंत्रक के मालिका परीक्षक के जो कर्तव्य और शक्ति है 149 में है, ना कि 148 में। 148 में तो कैग, इसको कैग बोलते हैं, तो कैग की नियुक्ति 148 में है, जबकि इसके कर्तव्य और शक्ति 149 में है। तो अगला भाग देखते हैं, भाग 6 है, राज्य है। तो 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में इसमें चर्चा की है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। 161 में राष्ट्रपति, देखिए 72 में राष्ट्रपति क्षमादान करते थे, 161 में जो है आपके राज्यपाल क्षमा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि राज्यपाल जो होंगे वे आपके मृत्युदंड को क्षमा नहीं करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान करने की शक्ति में। मैं पॉलिटी का बहुत अच्छा मतलब लेके आ रहा हूँ आपके लिए, कुछ बताने के लिए, पढ़ाने के लिए पीपीटी दोस्तों मैं तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि पीपीटी बनाने में बहुत समय लगता है। क्योंकि मुझे लगता नहीं यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा भी पढ़ा रहे हैं, वे बहुत अच्छा मुझसे ज़्यादा पढ़ा देंगे, लेकिन प्यारे साथियों मैं एक ऐसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ जो पीपीटी के माध्यम से आपको आसानी से समझने में उसका फ़ायदा ही आपको मिलेगा। तो पीपीटी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, आपको गाइड करूंगा, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। फिलहाल हम पढ़ते हैं आर्टिकल 163, मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देंगी। तो 163 में है वो। आर्टिकल 167 में क्या है, राज्यपाल को सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य होंगे। 169, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, राज्य में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण। मतलब जरूरी नहीं है कि हर राज्य में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी हो, तो विधान परिषदों का सर्जन किया जा सकता है या उनका उन्मूलन किया जा सकता है, किस आर्टिकल में है, तो 169, ये ध्यान में आपको रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 169 है। 198 में है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया है, आर्टिकल 201 में है। देखिए आर्टिकल 201 में क्या है कि राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल विधेयकों को आरक्षित कर सकता है। ये बहुत डिबेटेबल आर्टिकल है, मतलब अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय इसमें दिया है, अभी बहुत मतलब करंट में बहुत ज़्यादा विवाद में था। तमिलनाडु में अपोजिशन की सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं है, तो विवाद चलता रहता है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विवाद चलता है। तो राज्यपाल क्या काम करते हैं कि कुछ विधेयकों को अपने पास रख लेंगे, राष्ट्रपति के पास भेज देंगे, वो विधेयक कई कई महीनों सालों तक चलता है, वो पारित नहीं हो पाता, तमिलनाडु की सरकार परेशान। तो बहुत विवादित वो सवाल है, मतलब मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गाइडलाइंस जारी करी है, लेकिन उस पर विवाद चल रहा है, उसको हम लेकर आएंगे। तो बस आप इसमें ये ध्यान रखिए कि राज्यपाल राज्य के किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, 201 के माध्यम से है वो। आर्टिकल 202 वार्षिक वित्तीय विवरण है। देखिए बजट है राज्य का, जो केंद्र का बजट है वो 112 में है, ध्यान में रखना है। और 202 में राज्य का बजट के बारे में है। तो आर्टिकल 224 क्या कहता है कि अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 224 में की जाएगी। 224 से हाई कोर्ट के बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। और जो आर्टिकल हम सबसे ज़्यादा पढ़ रहे थे वो आपका आर्टिकल 226, जिसमें
उच्च न्यायालय की कुछ रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। देखिए 32 और 226, ये 2 आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। तो ये देखा आपने, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें एक आर्टिकल आप पढ़ेंगे 239, संघ राज्य क्षेत्रों का कैसे प्रशासन होगा। भाग 9 में पंचायत है, पंचायतों का गठन कैसे होगा। तो आर्टिकल 243 बी, 243 जी, ये पंचायत के बारे में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आगे आप पढ़ेंगे भाग 11 है दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध। 9 के बाद 9 पंचायत, 9 नगर पालिका, 9 भी सहकारी समिति आएगा। तो वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो चुकी है, आने वाली वीडियो में आगे की हम आर्टिकल की चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। चलिए आगे मिलते हैं, थैंक यू।